नमस्कार दोस्तों, बवा के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जीवन में जो भी व्यक्ति सफल हुआ है तो उसकी सफलता का कारण है उसकी कड़ी मेहनत। कड़ी मेहनत के बाद ही वह अपने जीवन में सफल हो पाता है। यू सी गॉड हेल्प्स हु वर्क हार्ड, दैट प्रिंसिपल इज वेरी क्लियर। यानी भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो अपने जीवन में कड़ी मेहनत करते हैं, क्योंकि अगर सफलता पाना है तो उसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप एक सक्सेस मैन कहलाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का हम जो है वह टॉपिक लेकर आए हैं। तो आज का वह टॉपिक है रक्त एवं परिसंचरण तंत्र से संबंधित। आज का टॉपिक है रक्त एवं परिसंचरण तंत्र से संबंधित। तो चलिए आज का वह पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? तो दोस्तों ये तो जानते हैं कि जो ब्लड होता है, रक्त जो है, रक्त किसके कारण लाल होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण, ड्यू टू हीमोग्लोबिन, तो उसके कारण क्या होता है? रक्त जो है लाल होता है। तो हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? तो हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है दोस्तों? लोहा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सामान्य मानव रुधिर बहने का समय कितना होता है? मनुष्य में जो है रुधिर बहने का जो समय होता है वह कितना होता है? तो दोस्तों याद रखना है 2 से 7 मिनट। 2 से 7 मिनट में जो है आपका रुधिर बहने का समय है। अगला पॉइंट है दोस्तों, सामान्य मानव रुधिर में जमने का समय, यानी मनुष्य में रुधिर जमने का जो समय होता है वह कितना होता है? तो दोस्तों याद रखना है 3 से 10 मिनट जो है मानव शरीर में रुधिर जमने का समय होता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, मानव के किस अंग में कोरोनरी धमनी विद्यमान होता है? यानी मानव के वह किस अंग में जो है कोरोनरी धमनी जो है वह मौजूद होता है? तो याद रखना है दोस्तों, हृदय में जो है ये कोरोनरी धमनी मौजूद होता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, रुधिर का पीएच मान कितना होता है? 7.3 से 7.5 यहाँ दिया हुआ है। तो दोस्तों याद रखना, अगर एग्जैक्ट जो है पूछा जाएगा कि रुधिर में जो है पीएच मान कितना होता है तो 7.4 है, और यहाँ पर मैंने लिखा है 7.3 से लेकर 7.5, यानी उसी के बीच में आपका जो 7.4 ऑप्शन में दिया हुआ रहता है कि मानव शरीर में जो है रुधिर का जो पीएच मान होता है वह कितना होता है? 7.4, या आप ऐसे भी जवाब दे सकते हैं 7.3 से 7.5। तो दोस्तों ये जो आपका जो पीएच जो वैल्यू है ये 7.4 से 7.4 होता है रक्त में। तो आप ये याद रखिएगा, अगर 7 से अधिक होगा तो वह क्या होगा दोस्तों? 7 से अगर अधिक होगा तो वह क्या होगा? क्षारीय होगा, और अगर 7 से कम होगा तो वो क्या होगा दोस्तों? अम्लीय होगा, और 7 तक में होगा, जो 7 तक ही होगा तो वो क्या होता है दोस्तों? उदासीन। तो 7 से अधिक होगा तो वो क्या होगा? क्षारीय, 7 से कम होगा तो अम्लीय, और जो 7 तक ही रहता है तो वो क्या कहलाता है? वह कहलाता है उदासीन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का रुधिर बैंक किसे कहा जाता है? मानव शरीर का जो रुधिर बैंक होता है वो रुधिर बैंक किसे कहते हैं? तो रुधिर बैंक किसे कहा जाता है दोस्तों? प्लीहा को क्या कहा जाता है? रुधिर बैंक कहा जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, किसकी सहायता से रुधिर द्वारा ऑक्सीजन ले जाई जाती है? यानी किसकी सहायता से जो है रुधिर द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो किसका हम सहायता लेते हैं? लोहित कोशिकाओं का हम क्या लेते हैं दोस्तों? सहायता लेते हैं। और ये क्या करता है कि इसकी सहायता से रुधिर द्वारा जो है ऑक्सीजन ले जाई जाती है। लोहित कोशिकाओं से रुधिर द्वारा ऑक्सीजन ले जाई जाती है। अगला पॉइंट है दोस्तों, सर्वग्राही रुधिर समूह। तो सर्वग्राही रुधिर समूह ये कल के वीडियो में आपको हम बताए थे। तो सर्वग्राही रुधिर समूह कौन सा है दोस्तों? AB क्या है? सर्वग्राही रुधिर समूह है। अगला पॉइंट है दोस्तों, मानव प्लीहा नियंत्रित करता है। तो मानव प्लीहा नियंत्रित किसे करता है? रुधिर आयतन को ये जो है क्या करता है? नियंत्रित करता है। मानव प्लीहा रुधिर आयतन को क्या करता है? नियंत्रित करता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, मनुष्य में लाल रुधिराणु का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रुधिराणु का जीवन काल कितना होता है दोस्तों? तो याद रखना है 120 दिन।
अगला पॉइंट है दोस्तों, लाल रुधिर कणिकाएं शरीर के किस भाग में बनती है? तो लाल रुधिर कणिकाएं शरीर के किस भाग में बनती है? तो दोस्तों याद रखना है अस्थिमज्जा। अगला पॉइंट है दोस्तों, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो मानव शरीर का वो कौन सा अंग है जिसमें लसिका कोशिकाएं बनती है? तो याद रखना है दोस्तों तिल्ली, और तिल्ली को हम क्या कहते हैं? प्लीहा कहते हैं, यानी प्लीहा में ही लसिका कोशिकाएं बनती है। अगला पॉइंट है दोस्तों, अनीमिया होती है, तो अनीमिया जो होती है वो किसकी कमी से होती है दोस्तों? खून की कमी से। खून की कमी से आपको जो है एनीमिया होती है। तो यहाँ पर है एनीमिया होती है किसकी कमी से? आरबीसी की कमी से। अगला पॉइंट है दोस्तों, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है, तो सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु कौन सा है दोस्तों? एक केंद्रकाणु, जिसको हम मोनोसाइट कहते हैं। तो ये एक केंद्रकाणु जो है ये श्वेत रुधिराणु है। अगला पॉइंट है दोस्तों, कौन रुधिर समूह सर्वदाता है? तो कौन रुधिर समूह सर्वदाता है? तो याद रखना दोस्तों आपका ओ जो है क्या है? ये कौन रुधिर समूह सर्वदाता है? तो ओ याद रखना दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों, रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करता है, तो रुधिर का थक्का बनाने में कौन सहायता करता है? तो रुधिर को थक्का बनाने में सहायता कौन करता है? प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन जो है ये रुधिर का थक्का बनाने में क्या करता है? सहायता करता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, किसे हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? तो किसे हृदय का प्रारंभिक जो है पेसमेकर कहा गया है? तो याद रखना है दोस्तों एसे नोड को क्या कहा गया है दोस्तों? हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा गया है। अब इधर ध्यान देंगे दोस्तों, अगला पॉइंट है, मानव शरीर में रुधिर परिसंचरण तंत्र का सही अनुक्रम क्या है? अब इसका जो है एक सीरियल नंबर बताना है कि रुधिर परिसंचरण तंत्र का एक सही अनुक्रम क्या है। तो क्या है दोस्तों? दायालिंद के बाद क्या है? दाया निलय, और दाया निलय के बाद फेफड़ा, और फिर फेफड़ा से बाया आलिंद। तो ये क्या है? रुधिर परिसंचरण का सही अनुक्रम है। अगला पॉइंट है दोस्तों, मनुष्य में रुधिर चाप कितना होता है? तो मनुष्य में रुधिर चाप कितना होता है दोस्तों? 120/80 जो है मनुष्य का रुधिर चाप होता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, दाएं आलिंद और दाएं निलय। दायां आलिंद और दाएं निलय के जो बीच में स्थित दायां आलिंद निलय झिल्ली में मौजूद बल्ब को क्या कहते हैं? तो मौजूद बल्ब को क्या कहते हैं? किसके बीच? दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच जो आलिंद निलय झिल्ली में मौजूद बल्ब को क्या कहा जाता है? तो त्रिकपदी वाल्व। अगला पॉइंट है दोस्तों, फेफड़ों से ऑक्सीजन होकर रुधिर कहाँ आता है? फेफड़ों से ऑक्सीजन होकर रुधिर कहाँ जाता है? कहाँ आता है? सॉरी, जाता नहीं है। फेफड़ों से ऑक्सीजन होकर रुधिर कहाँ आता है? तो बाया आलिंद में। बाया आलिंद में क्या होता है कि फेफड़ों से ऑक्सीजन होकर रुधिर कहाँ जाता है? तो बाया आलिंद में आता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, मनुष्य के किस अंग में लिम्फोसाइट बनता है? तो यहाँ पर बात आई दोस्तों लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट किस अंग में बनता है दोस्तों? लिम्फोसाइट किस अंग में बनता है? लिम्फोसाइट किस अंग में बनता है दोस्तों? तो अस्थिमज्जा में। अस्थिमज्जा में क्या होता है कि इसमें लिम्फोसाइट बनता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, मानव शरीर में रुधिर की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? तो मानव शरीर में अगर रुधिर की अपर्याप्त आपूर्ति होती है तो उसे क्या कहा जाता है? इस्कीमिया। इसको क्या कहते हैं? इस्कीमिया कहा जाता है। अब ये लास्ट पॉइंट है दोस्तों, ABO रुधिर ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? कौन सा ब्लड ग्रुप है? ABO रुधिर ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तो याद रखना है दोस्तों क्या है? कार्ल लैंड-स्टीनर ने। तो कार्ल लैंड-स्टीनर इसी ने ABO रक्त ग्रुप का आविष्कार किया था। ठीक है दोस्तों, तो ये जितना भी क्वेश्चन आपको बताएं दोस्तों आप जो है अच्छी तरह से कंप्लीट करते जाइएगा।
क्योंकि आपका जो है कुछ दिनों बाद जो है आपका बीपीएससी का जो एग्जाम होने वाला है उसमें ये क्वेश्चन को जब आप अच्छी तरह से कंप्लीट रखेंगे तब आपका जो है साइंस का जो भी क्वेश्चन होगा आपका वो कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही साथ लोगों में शेयर करें। दैट्स ऑल।